हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ भी। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए, ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आज की जो हमारी कहानी है उसे हम शुरू करते हैं। ट्रेन चलने को ही थी, अचानक से कोई जाना पहचाना सा चेहरा जनरल बोगी में आ गया। मैं अकेले ही सफ़र कर रही थी। आसपास बैठे हुए लोग और उनके चेहरे मेरे लिए सारे अजनबी थे। बहुत कोशिशों के बाद भी स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो जनरल डिब्बे में ही बैठना पड़ा था। जनरल डिब्बे में अच्छी खासी भीड़ थी क्योंकि दूसरे दिन रक्षाबंधन का त्यौहार था। मगर ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना किसी चमत्कार से कम नहीं था। जिंदगी भी ना जालिम कभी कभी ऐसे अजीब से मोड़ पर ले आती है और ऐसे हालातों से सामना करवा देती है कि जिसके बारे में हमने कभी ख्वाबों में भी नहीं सोचा होता है। वो आया और मेरे पास खाली पड़ी हुई जगह पर आकर बैठ गया। उसने मेरी तरफ नहीं देखा और ना ही पहचानने की कोशिश की। बस कुछ ही इंच की दूरी बनाकर पास आकर बैठ गया। बाहर हल्की हल्की बारिश की बूंदें गिर रही थीं, इस कारण वो भीग गया था। मैंने नज़रें बचाकर कनखियों से उसे देखा। उम्र के उस पड़ाव पर भी कमबख्त वैसा का वैसा ही था। देखने में शरीर से थोड़ा भारी लग रहा था, मगर उतना ज़्यादा नहीं, ठीक था। फिर उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और चश्मा लगाकर फ़ोन में बिज़ी हो गया। मुझे नज़र का चश्मा देखकर थोड़ा आश्चर्य ज़रूर हुआ था। बढ़ती उम्र का उस पर सिर्फ एक यही निशान, चश्मा ही नज़र आया था कि आंखों पर चश्मा चढ़ गया था। लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी मासूमियत और चमक थी। सर पर सफ़ेद बाल खोजने की मैंने बहुत कोशिश की, मगर मुझे एक बाल भी सफ़ेद नज़र नहीं आया था। मैंने सर पर जल्दी से दुपट्टे का पल्ला डाल लिया क्योंकि मुझे बाल टाई किए हुए काफ़ी समय हो गया था। मेरे बाल इतने ज़्यादा सफ़ेद तो नहीं थे, लेकिन अगर कोई गौर से देखे तो ज़रूर दिख सकते थे। मैं उठकर बाथरूम चली गई। हैंडबैग से फेस वॉश निकाल कर चेहरे को बहुत अच्छे से धोया। फिर वॉश बेसिन के ऊपर लगे आईने में खुद के चेहरे को गौर से देखा, मगर मुझे खुद का चेहरा पसंद नहीं आया था। मैं मुंह बनाते और अपना बैग संभालते हुए अपनी सीट पर आकर बैठ गई, मगर वो लाट साहब तो खिड़की की तरफ वाली सीट से मेरा बैग हटाकर खुद खिड़की की तरफ जाकर बैठ गए थे। मेरी तरफ ठीक से देखा भी नहीं, बिना देखे ही कहा, सॉरी, मैं ट्रेन में भागकर चढ़ा तो मुझे पसीना आ गया था। थोड़ा सा सूख जाए तो फिर मैं अपनी जगह पर जाकर बैठ जाऊंगा। इतना कहकर वो फिर से अपने मोबाइल में बिजी हो गया। मेरी मर्जी जानने की उसने कोशिश भी नहीं की थी। मुझे उसकी यही बात हमेशा से बहुत बुरी लगती थी। फिर भी ना जाने उसमें ऐसी क्या बात थी कि मैं उसको आज तक भी नहीं भुला पाई थी। एक वो था कि मुझे 11 सालों में ही भूल गया था। मैं सोच रही थी कि शायद उसने अभी तक मुझे गौर से देखा नहीं है। थोड़ी मोटी हो गई हूँ ना, शायद इसलिए नहीं पहचान पाया होगा। पहचान लेगा, इतना सोचकर मैं उदास हो गई थी कि जिस शख्स को मैं अभी तक नहीं भुला पाई थी उसको मेरा चेहरा भी याद नहीं। माना कि उसको औरतों लड़कियों को ताड़ने की आदत नहीं थी, लेकिन बंदा किसी को पहचाने ही नहीं, ये भी तो सही नहीं है। वो मैरिड है और मैं भी शादीशुदा हूँ, और मैं ये बात जानती हूँ। उसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका ये मतलब भी नहीं कि मैं अपने ख्यालों और सपनों को जीना ही छोड़ दूँ। ये आरज़ू थी कि कुछ पल उसके साथ खुलकर बिताऊँ। माहौल दोस्ताना हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स मेरे पास बैठा था जिसे मैंने स्कूल टाइम से लेकर अपने दिल में बसा रखा था। मैं सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी सारी शायरियाँ, गीत, कविताएं खोज निकालती थी, लेकिन वो तो आज मुझे पहचान ही नहीं रहा था। माना कि हम दोनों में कभी प्यार की पींगें नहीं बढ़ी थी, ना ही इजहार इश्क हुआ था, ना ही कोई मोहब्बत के दावे और वादे हुए थे। हाँ, वो मेरी हमेशा बहुत केयर करता था और रिस्पेक्ट भी देता था। मैं भी उसकी केयर करती थी। कॉलेज की पढ़ाई के बाद मेरी शादी हो गई और वो फ़ौज में चला गया। 1 साल बाद फिर उसकी भी शादी हो गई। मैं जब भी गांव जाती उसकी खैर खबर ले आती थी। बस ऐसे ही ज़िंदगी गुजर रही थी। 1 घंटे से भी ऊपर हो गया था, लेकिन वो खिड़की के पास बैठा हुआ अपने मोबाइल में ही लगा हुआ था। मेरी तरफ देखना तो दूर की बात है, उसने अपना चेहरा भी ऊपर नहीं किया था। मैं कभी अपने फ़ोन को देखती, कभी आसपास बैठे लोगों को, और कभी चोर नज़रों से उसकी तरफ। सोशल मीडिया पर उसके अकाउंट खोलकर उसकी तस्वीर से उसके चेहरे को मिलाकर देखा तो पक्का वही था, सेम टू सेम वही, कोई शक नहीं था। वैसे भी हम महिलाएं पहचानने में कभी धोखा नहीं खा सकती हैं। 11 साल क्या, 22 साल में भी आंखों से ही पहचान लेंगी। फिर कुछ और समय बीता।
माहौल वैसा का वैसा ही था और फिर अचानक टीटी आ गया। वो सबके टिकट चेक कर रहा था। मैंने तो अपना टिकट दिखा दिया, लेकिन जब टीटी ने उससे पूछा तो उसने कहा नहीं है। टीटी बोला फ़ाइन लगेगा, तो उसने कहा ठीक है लगा दो। टीटी ने कहा कहाँ तक का बनाऊँ टिकट? उसने कुछ जवाब नहीं दिया और वो मेरी तरफ देखने लगा और मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने मेरे हाथ में पकड़ी हुई टिकट को गौर से देखा, फिर बोला कानपुर तक का, और टीटी ने कानपुर का टिकट बनाकर उसको थमा दिया। टीटी के जाते ही वो फिर से अपने मोबाइल में बिज़ी हो गया। मुझसे रहा नहीं गया। आखिरकार मैंने उससे पूछ ही लिया, कानपुर में कहाँ रहते हो? वो अपने मोबाइल में अपनी नज़रें गड़ाए हुए ही बोला, कहीं नहीं। इतना बोलकर वो चुप हो गया। मैंने फिर से बोला, किसी काम से जा रहे हो? वो बोला हाँ। अब मैं चुप हो गई थी, क्योंकि वो तो बिल्कुल अजनबियों की तरह ही बात कर रहा था। तो कैसे किसी अजनबी से पूछ लूँ कि वो किस काम से जा रहा है? मैं कुछ देर ही चुप रह पाई थी। फिर मैंने पूछ ही लिया, शायद आप वहाँ नौकरी करते हो, है ना? वो बोला नहीं। मैंने फिर से हिम्मत जुटाकर बोला, तो फिर किसी से मिलने जा रहे हो, है ना? उसका फिर वही छोटा सा जवाब, नहीं। आखिर जवाब सुनकर आखिरी जवाब सुनकर फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उससे कुछ और पूछूं। अजीब आदमी था, जो बिना काम के ही सफ़र कर रहा था। मैं अपना मुंह फेर कर अपने मोबाइल में बिज़ी हो गई। जब मैं बहुत देर तक कुछ नहीं बोली तो वो खुद ही बोल पड़ा, ये भी पूछ लो क्यों जा रहा हूँ मैं कानपुर। मेरे मुंह से जल्दी में निकल गया, तो बताओ क्यों जा रहे हो? फिर मुझे अपने उतावलेपन पर बहुत शर्म आ रही थी। फिर उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, एक बचपन की पुरानी दोस्त मिल गई जो आज अकेले सफ़र कर रही थी। मिलिट्री मैन हूँ, उसकी सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो उसे अकेले कैसे जाने देता, इसलिए उसे छोड़ने कानपुर जा रहा हूँ। इतना सुनते ही मेरा दिल ज़ोरों से धड़कने लगा। मैं खुद को नॉर्मल नहीं रख पा रही थी, मगर मन के भावों को दबाने का असफल प्रयत्न करते हुए हिम्मत करके फिर पूछ लिया, कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त फिर मुस्कुराते हुए बोला, यही मेरे पास बैठी है ना। इतना सुनते ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसने टिकट नहीं लिया था, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो सिर्फ मेरे लिए ही आगरा से कानपुर का सफ़र कर रहा था। ये जानकर मुझे इतनी खुशी मिली थी कि मेरी आंखों में आंसू आ गए। कई सालों से दिल के अंदर एक ज्वालामुखी था जो आज फट गया था, तो लावा स्वरूप आंखों से आंसू तो बहने ही थे। उसका नाम सूरज है। वो मेरे बचपन का दोस्त है। हमने कभी एक दूसरे से अपने मन में उभरते हुए प्रेम के भाव व्यक्त नहीं किए थे। हम दोनों हमेशा अच्छे दोस्तों की तरह रहे, एक दूसरे की परेशानियों में बस साथ निभाते रहे और परवाह करते रहे। सूरज बोला, क्यों रो रही हो? मैंने बस उससे इतना ही कहा कि तुम नहीं समझोगे, क्योंकि तुम मर्द हो। तो वो बोला, मैं मर्द के साथ साथ एक कवि और लेखक भी हूँ, इसलिए सब कुछ समझ सकता हूँ। मैंने खुद को संभालते हुए कहा, बहुत शुक्रिया मुझे पहचानने के लिए और मेरे लिए इतना टाइम निकालने के लिए। सूरज बोला, प्लेटफार्म पर तुम अकेले घूम रही थी, तुम्हारे साथ कोई नहीं दिखा तो मुझे आना पड़ा। कल रक्षाबंधन है, इसलिए आज बहुत भीड़ है, तो तुम्हें यूँ अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए था। तो मैं और क्या करती, उनको छुट्टी नहीं मिल रही थी और भाई कानपुर में आकर बस गए हैं, राखी बांधने तो आना ही था। मैंने उसे अपनी मजबूरी बताई। वो बोला, ऐसे भाइयों को राखी बांधने जा रही हो जिनको ये भी फिक्र नहीं है कि मेरी बहन अकेली इतना लंबा सफ़र कैसे तय करेगी? पापा मम्मी रहे नहीं और भाई शादियों के बाद भाई नहीं रहे, वो तो भाभीयों के हो गए हैं। इतना कहकर मैं उदास हो गई। तो सूरज फिर से बोला, पति को तो समझना चाहिए था, उनकी लाइफ बहुत बिजी है, मेरे लिए उनके पास समय ही नहीं है, इसलिए मैं उन्हें ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती हूँ और मैं जर्नी अकेले मैनेज कर लेती हूँ। और तुम सुनाओ, कैसे हो? अच्छा हूँ, कट रही है ज़िंदगी। मैंने हिम्मत करके पूछा, मेरी याद आती थी क्या? सूरज चुप हो गया। जब वो कुछ नहीं बोला तो मैं फिर बोली, आई एम सॉरी, बस यूं ही पूछ लिया। अब तो हम मैच्योर हो गए हैं ना, कर सकते हैं ऐसी बात। उसने शर्ट की कलाई वाला बटन खोला और उसने वो कॉपर का कड़ा दिखाया जो मैंने उसे फ्रेंडशिप डे पर दिया था। वो बोला, याद तो नहीं आती, मगर ये कमबख्त याद दिला देता था। उसके हाथ में वो कड़ा देखकर मन को बड़ा अजीब सा सुकून मिला था। मैंने कहा, कभी संपर्क क्यों नहीं किया? बस मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी लाइफ है और मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने बहुत डरते हुए उससे पूछा, क्या मैं तुम्हें छू लूँ?
वो बोला, पाप नहीं लगेगा? मैंने कहा, नहीं, छूने से नहीं लगता। और फिर मैं उसका हाथ अपने हाथों में पकड़े हुए कानपुर आने तक बैठी रही और बहुत सारी बातें हुईं। वो दिन मेरी ज़िंदगी का ऐसा यादगार दिन था जिसे मैं अपनी आखिरी सांस तक नहीं भुला पाऊंगी। और वो मुझे सुरक्षित घर छोड़कर बाहर से ही चला गया, रुका नहीं। उसकी ड्यूटी सियाचिन में थी। उसके बाद उससे मेरी कभी मुलाकात या बात भी नहीं हुई थी, क्योंकि हमने एक दूसरे के फ़ोन नंबर भी नहीं लिए थे। हम दोनों के बीच में अपवित्र कुछ नहीं हुआ था। हमारा बहुत पवित्र रिश्ता था, शारीरिक संबंधों से परे, आत्मा से जुड़ा हुआ। ठीक 2 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि सूरज देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर, मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकती। पता नहीं उसके परिवार पर क्या गुजरी होगी। ना जाने कैसे सहा होगा उन लोगों ने इतना बड़ा पहाड़ जैसा दुख। समाज के डर से मैं उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर सकी थी। आज उसे मिले हुए पूरा 1 साल हो गया है। आज भी रक्षाबंधन के से एक दिन पहले, आज के दिन भी सफ़र कर रही हूँ। आगरा से कानपुर जा रही हूँ। मैंने जानबूझकर जनरल डिब्बे का टिकट लिया है। अकेली हूँ और ये नादान दिल आस लगाए बैठा है कि आज वो फिर आएगा और पसीना सुखाने के लिए मेरी वाली खिड़की की सीट पर बैठेगा। एक सफ़र वो था जिसमें कोई हमसफ़र था, और एक सफ़र आज है जिसमें उसकी यादें हमसफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है, देखते हैं कैसे कटता है। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोगों को आज की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई कहानी के साथ।